BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबी में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। ब्राज़ील में 31वें ओलंपिक मुकाबलों में से 7 खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। माजी की गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम क्वालिफाई तक न कर सकी। अगर ओलंपिक एसोसिएशंस देखें, आपको पता है उसमें लड़ाई चलती रही, हॉकी फेडरेशन देखें उनमें लड़ाई चलती रही। जब इस तरह की चीज़ें मुल्क में हो जाएंगी, जो भी बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, हम उनको मानने से इनकार करेंगे, तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स जो है वो ख़राब होगी। इंडिया में तारीख साज टैक्स रिफॉर्म्स, पेचीदा फॉर्म और रिश्वतखोरी जैसे मसाइल से निजात, साथ साथ मुल्क की मईशत में तेजी की उम्मीद। और क्लिक में देखिएगा, चीन में सड़कों पर ट्रैफिक कम करने के लिए बनाई जाने वाली ऐसी बसें कि जिनके नीचे से गाड़ियां बआसानी गुजर सकेंगी। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 31वें ओलंपिक मुकाबलों का बाकायदा आगाज जुमे की शब हो रहा है। जनूबी अमेरिका में मुनक़िद होने वाले पहले ओलंपिक्स के आगाज से पहले रूस के डोपिंग स्कैंडल, जीका वायरस, शहर की सिक्योरिटी और खेलों के बुनियादी ढांचे तैयार न होने जैसी खबरें गर्दिश करती रहीं। पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से भी खबर हिम्मत अफजा नहीं। कोटा सिस्टम और वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए से 7 खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ज़ियाद जफर की रिपोर्ट। दुनिया के 206 ममालिक के एथलीट्स ब्राज़ील में होने वाले इन आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जिन्हें एक अंदाजे के मुताबिक 3 अरब अफराद टीवी पर देखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक्स देखने के लिए 5 लाख सयाहों की ब्राज़ील आमद मुतवक्के है। 5 से 21 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले इन मुकाबलों में दुनिया भर से 10,000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से इस मरतबा सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इसमें 2 एथलीट, 2 तैराक, 2 निशानाबाज और जूडो का एक खिलाड़ी शामिल है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार रियो में पाकिस्तान की जानिब से सरकारी एहलकार ज़्यादा हैं और खिलाड़ी कम। लेकिन सबसे बड़ा सदमा शायद लोगों को हॉकी का हुआ है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। इस टीम के साबिक कप्तान मंजूर जूनियर ने कहा है कि ये पाकिस्तानी हॉकी का बदतरीन मकाम है। पाकिस्तान हॉकी टीम की मनफी कारकर्दगी को हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन समीउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तानी हॉकी को मनसूई तनफ़्फ़ुस से जिंदा रखा जा रहा है, जबकि वो तिब्बी तौर पर मर चुकी है। पाकिस्तान का आखिरी तमगा सन 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलों में था, जिसमें इसने कांसी का तमगा जीता था। हॉकी का अगर जिक्र न हो तो ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी गिनती के चंद ही खिलाड़ियों ने की है। इनमें कई कौमी और इलाकाई एजाज़ात के हामिल साइकिलिस्ट मोहम्मद आशिक भी हैं, जिन्होंने 60 के अशरे में 2 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया। लेकिन कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि माजी के कौमी हीरो अब रक्षा चलाते हैं। मोहम्मद आशिक की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम मोहम्मद आशिक चैम्पियन है। मैंने सबसे पहले रेलवे में नौकरी 8-5-52 में मैंने की थी। उसके बाद मैंने वहाँ बॉक्सिंग सीखी। वहाँ फिर मैं नेशनल चैम्पियन हुआ। एशिया गेम ढाके में हुई थी, उसके अंदर मैंने फिर मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि हाजी साहब छोड़ दें, ये क्या कर रहे हैं, मैं तो तंग आ गई हूँ आपको टकोरें कर करके निमक के पानी की। मैंने कहा यार फिर क्या किया, अब तो चोट भी लगी। कहती और गेम कर लें। फिर मैंने साइकिल ख़रीदी 90 रुपये की, वो फिर मैंने साइकिलिंग की। सबसे बड़ा दाद यही है कि मैं दुनिया के अंदर मेरा 6वां नंबर है दुनिया के अंदर। दूसरा मैं एशिया का चैम्पियन हूँ। एशिया के अंदर मुझे सिल्वर मेडल भी है रोड रेस की। इतने मेरे पास कौमी मेडल है, क्या करने हैं, मैंने ले लें, आप वापस ले लें मेरे से, बेच दें इनको, दे दें लोगों को। क्या करना है मैंने कौमी हीरो बन के। अब मैं थक गया हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, रक्षा चला रहा हूँ। कौन से ऐसे पैदा होंगे जिसके पास 70 मेडल होंगे, वर्ल्ड के भी एशिया के भी। कोई स्पोर्ट्समैन कोई ले लो, मैं नहीं, कोई ले लो, हॉकी का ले लो, किसी के 70 मेडल होंगे, मैं उसके पाँव पड़ जाऊँगा। जब मैं वो वक्त याद आता है कि मैं जवानी में सन 60 में क्या था, 58 में क्या था, सन 55 में क्या था, तो मुझे वो आँखों में आंसू आ जाते हैं कि यार मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, मैं कैसी गुजार रहा हूँ।
और यहाँ एक नज़र डालते हैं कि ओलंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी कैसी रही। 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 3 तलाई, 3 नुकरई और 4 कांसे के तमगे हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा तमगात पाकिस्तान को हॉकी से हासिल हुए हैं, जिनमें 3 सोने, 3 चांदी और 2 कांसी के शामिल हैं। इसके अलावा कांसी का एक तमगा बॉक्सिंग और कुश्ती में हासिल हुआ है। पाकिस्तान की ओलंपिक में कारकर्दगी के तनाजुर में अब से कुछ देर पहले मैंने साबिक हॉकी स्टार और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शहबाज अहमद से बात की और उनसे पूछा कि ओलंपिक्स के मुकाबलों में बॉक्सिंग और रेसलिंग में चंद एक तमगों के अलावा पाकिस्तान की हॉकी टीम ही थी जो मेडल जीत कर लाती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि ओलंपिक्स के लिए मेडल तो बहुत दूर की बात है सर, अब तो टीम क्वालिफाई तक नहीं कर पाती। बात यह है कि ये पाकिस्तान हॉकी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत ही पेनफुल है। पाकिस्तान की हॉकी टीम आज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। मैं समझता हूँ इससे हमें बड़ा सीखना चाहिए। इसमें मैं किसी की भी गलती नहीं समझता। देखें, मैं फेडरेशन को भी इल्ज़ाम दे सकता हूँ, लड़के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करना होता है उनको भी इल्ज़ाम दिया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि ये पिछले 8-10 साल में जो हिकमत अमली थी हॉकी फेडरेशन के हवाले से वो इतनी मौजू नहीं थी। वो लोग हॉकी को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते थे, क्योंकि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना और खेलों में आगे बढ़ना जिंदा कौमों की निशानी होती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो। आइंदा जो ओलंपिक गेम्स हैं उसमें भी पाकिस्तान की टीम जो है पार्टिसिपेट करे। अच्छा शहबाज साहब, बाज़ लोग कहते हैं कि खेल और खिलाड़ी के लिए फंडिंग की कमी है और इसके सबब ना इनका डेवलपमेंट होता है ना इनकी ट्रेनिंग हो पाती है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? बात यह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो खेलों को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हैं। जो फंड्स हैं उसको साल के स्टार्ट में एलोकेट हो जाना चाहिए किसी भी गेम के लिए, क्योंकि अगर हम फंडिंग का इंतज़ार करेंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं लगेगी, हम फंड्स का इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आप प्रीवियस हॉकी फेडरेशन की बात करते हैं तो उनको बेतहाशा फंड्स मिले, लेकिन उनकी प्रायोरिटी शायद डिफरेंट थी। जहाँ तक इस फेडरेशन का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट ने अभी 50 मिलियन एलोकेट किए हैं पाकिस्तान में हॉकी को प्रमोट करने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम ग्रास रूट लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे हॉकी एक्टिविटी को जनरेट करें ताकि पाकिस्तान की टीम जो है आइंदा टॉप टूर्नामेंट्स में शामिल हो सके। शहबाज साहब, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, मुझे बताइएगा कि अगर आलमी स्टेज पर मुल्क की जानिब से मुख्तलिफ खेलों में शमूलियत का ये हाल है तो फिर ये इदारे क्या कर रहे हैं? इनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो इदारों की जहाँ तक बात है तो हमारे जो ज़ाती मफादात हैं वो मुल्की मफादात से बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता इस मुल्क में टैलेंट की कमी है। जब मैं खेला हूँ उस वक्त भी बेतहाशा टैलेंट था। आज जब मैं इस हेल्म ऑफ अफेयर पे आया हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 300-400 लड़का अंडर 18 जो है वो इंटरेस्टेड है खेलने के लिए। हमारी अगर ओलंपिक एसोसिएशंस देखें, आपको पता है उसमें लड़ाई चलती रही, हॉकी फेडरेशनें देखें उनमें लड़ाई चलती रही। जब इस तरह की चीज़ें मुल्क में हो जाएंगी, जो भी बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे हम उनको मानने से इनकार करेंगे, तो मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स जो है वो ख़राब होगी। अभी अगर हम अपना अपना काम करें, हर बंदा अपनी जगह पे रह के कंट्रीब्यूट करे तो पाकिस्तान में खेलों का रिवाइवल हो सकता है। नोहा कुनात है साबिक हॉकी स्टार और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल शहबाज अहमद। आइए देखते हैं कि इसके बारे में हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद जीशान एवान लिखते हैं कि सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे माशरे में खेलों को अहमियत दी ही नहीं जाती। नबील अहमद लिखते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी का म्यार इतना गिर गया है कि अब अवाम इस बात की परवाह नहीं करते कि आया हमारी टीम ओलंपिक्स में खेल भी रही है या नहीं। माहा लिखती हैं कि ओलंपिक्स में पाकिस्तानी अवाम की दिलचस्पी वैसे भी ना होने के बराबर है, फिक्र मत किया करें। और अब एक नज़र दीगर अहम खबरों पर। ब्राज़ील को जहां आज से ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं, जीका वायरस के चैलेंज का सामना है। अब अमेरिका के फौजी साइंसदानों ने बंदरों पर एक ऐसे वैक्सीन का कामयाब तजर्बा किया है जिससे इस वायरस से बचाव में एक अहम पेशरफ्त मिलेगी। ताहम इंसानों में इस वैक्सीन के कारगर होने के लिए मज़ीद तजर्बात दरकार हैं।
अमेरिका में मुकीम तुर्क आलिम फतहुल्लाह गुलन ने कहा है कि तुर्की में उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी होना इस बात का सबूत है कि सदर उर्दवान मुल्क पर आमिरियत मुसल्लत करना चाहते हैं। गुलन पर गुज़िश्ता माह की नाकाम फौजी बगावत की साजिश का इल्ज़ाम भी है। श्रीलंका के स्पिनर रंगन हेराथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गॉल में जारी दूसरे टेस्ट मैच में लगातार 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर अपनी पहली और मुल्क के लिए दूसरी टेस्ट हैट्रिक का एजाज हासिल कर लिया है। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि इंडिया में तारीखी टैक्स रिफॉर्म्स किस तरह मुल्क की मईशत में तेजी ला सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के बुलेटिन क्लिक में देखिएगा कि अब आपका स्मार्टफोन आपकी आंखों के इशारों से कैसे समझ लेगा। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। इंडिया में टैक्स का निज़ाम बदल रहा है। पार्लियामान के ऐवान बाला या राज्यसभा की मंजूरी के बाद अब सर्विसेज और साजो सामान के लिए टैक्स का यकसां मुल्कगीर निज़ाम वजूद में आ सकेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या GST के इतलाक़ के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत थी, जिसके लिए गैर मामूली तौर पर कांग्रेस और कई बड़ी इलाकाई जमातों ने हुकूमत का साथ दिया। मईशत के लिए इस नए निज़ाम को एक इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, लेकिन नए कानून से बदलेगा क्या? दिल्ली से सुहेल हलीम। इन चुंगियों के दिन अब खत्म होने को हैं। हर रियासत की सरहद पर लंबी कतारें, पेचीदा फॉर्म, रिश्वतखोरी और जगह जगह टैक्स की अदायगी, सब पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे, या कम से कम उम्मीद तो यही है। इस आईनी तरमीम के नतीजे में पूरा मुल्क एक सिंगल मार्केट में तब्दील हो जाएगा, कुछ यूरोपीय यूनियन की तरह। अभी तक हमको सेल्स टैक्स से डील करना पड़ता है, एक्साइज डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, और हम जब इंटरस्टेट सेल करते हैं तो हमको उसके कुछ फॉर्म्स लेने पड़ते हैं भेजने के लिए, मंगाने के लिए, सारा समय इसमें ही जाता है। तो एक GST आने से हमारा ये सब समय बहुत जो ख़राब होता था वो नहीं होगा। लेकिन मंजिल अभी दूर है, क्योंकि GST के लिए एक जदीद तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, जिस पर काम अभी जारी है। आम तासुर यह है कि इस कानून के अमल में आते ही मईशत रफ्तार पकड़ लेगी। जो कठिनाइयां हैं, जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो अभी जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है उसकी वजह से वो कम हो जाएंगी, और उन इनएफिशिएंसीज का इम्पैक्ट 1 से 2% तक GDP की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। तो अभी अगर हमारी 8 होने वाली है तो वो 9-10 तक बढ़ सकती है। The voting time starts now. लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इस बिल की तजवीज़ तकरीबन 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने पेश की थी। We tried to pass a GST bill with the support of the principal opposition party. हमने हिज़्ब इख्तिलाफ BJP की हिमायत से ये कानून मंजूर कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। BJP ने हमारी हिमायत के बगैर इसे मंजूर कराना चाहा, लेकिन मुझे खुशी है कि वो भी नाकाम रहे। अब ये बिल सबके दरमियान संजीदा मुज़ाकरात के नतीजे में अमली शक्ल अख्तियार कर रहा है। हुकूमत ने रियासतों के खदशात दूर करने के लिए 5 साल तक उनकी आमदनी में होने वाली किसी भी कमी को पूरा करने की जमानत दी है, लेकिन टैक्स की शरह पर अब भी शदीद इख्तिलाफात हैं। माहिरीन के मुताबिक ज्यादा टैक्स से GST का मकसद ही फौत हो जाएगा। GST पर यह गैर मामूली सियासी इत्तफाक एक लंबे और दुश्वार गुजार सफर का अंजाम भी है और आगाज भी। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। फ्रांस में मुजाहिरीन की जानिब से हज़ारों टन शराब बहाने और अफगानिस्तान में क्रैश लैंडिंग करने वाले पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की खबरों के अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जारी टेस्ट मैच के बारे में अहमद नकवी का कॉलम, गंडासा, नाजिया हसन और लंबी शराकत बहुत पढ़े जा रहे हैं। चीन में ट्रैफिक कम करने के लिए अनोखे डिज़ाइन की बसें तैयार की गई हैं कि जिनके नीचे से गाड़ियां बआसानी गुजर सकेंगी, और स्मार्टफोन्स को अब हम आँख के इशारे से
अनलॉक कर सकेंगे। ये और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरों के साथ हमारा हफ्तेवार बुलेटिन क्लिक आज नुसरत जहां के साथ। अगरचे इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई मुस्तकबिल की इजाद होगी, ताहम एक अरसे से चीन में जिस बस के चलने का इंतजार किया जा रहा था, रवा हफ्ते उसकी आजमाइशी सर्विस शुरू कर दी गई है। 2 मीटर ऊंची इस स्ट्रैडलिंग बस के नीचे से कारें गुजर सकती हैं। बिजली से चलने वाली ये बस 72 फुट लंबी और 24 फुट चौड़ी है और इसमें 300 मुसाफिरों के सफर करने की गुंजाइश है। मून एक्सप्रेस वो पहली निजी कंपनी है जिसको अमेरिकी हुकूमत की जानिब से चांद पर उतरने की इजाजत दी गई है। कंपनी 2017 के आखिर में सूटकेस के साइज का एक लैंडर चांद पर भेजने का इरादा रखती है। उधर वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेसशिप 2 को खला में सैयाह ले जाने की इजाजत मिल गई है। याद रहे कि 2014 में कंपनी का एक खिलाई तैयारा हादसे का शिकार हुआ था। सैमसंग ने अपना नोट 7 फैब्रिक मुतारफ करवाया है। To map the contours of your iris and the pattern of it and translate it into a unique digital signature. इसमें आंखों की स्कैनिंग का फीचर शामिल किया गया है। अब आप सेकंड्स में आंखों के जरिए अपना फोन अनलॉक कर सकेंगे। मिलिए जापान के नए इंसान नुमा रोबोट ऑल्टर से। ये अपने हाथ और टांगों के साथ अपने चेहरे की मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकता है। इस मकसद के लिए इसमें इंसानी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स की तर्ज पर सेंसर नस्ब किए गए हैं। ये अपनी उंगलियों को हिलाकर गाना भी गा सकता है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको इस खबर के साथ खुदा हाफिज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा शमीम आरा का तवील अलालत के बाद 78 साल की उम्र में आज लंदन में इंतकाल हो गया है। इनकी चंद मकबूल फिल्मों में साइका, लाखों में एक, अनारकली, चिंगारी, फरंगी और मुंडा बिगड़ा जाए शामिल हैं।